गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे। इसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय ब्रह्मांड से। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किस रूप में? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। ब्रह्मांड वर्ष क्या कहलाता है? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय होता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो यह लगभग 23 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तो गैस मेघ बनता है, फिर इसके बाद भ्रूण तारा होता है। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तो तारे में जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो है चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? कृष्ण विवर होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह एस चंद्रशेखर ने किया है। ओके, नेक्स्ट है, कथन कारण है। देख लेते हैं, दोनों ही सही हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। ओके, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, इसीलिए हम उसे दूरबीन से नहीं देख सकते। तो कथन कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? तो यह एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है? तो यह 88 है। नेक्स्ट है, पल्सर, कृष्ण बीवर, क्वासर, भंगुर तारा आदि ये सब क्या हैं? ये सब खगोलीय वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो यह नक्षत्र कहलाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तो इस तारे का क्या नाम है? तो यह है बीटलग्यूस इसका नाम है। नेक्स्ट पे आते हैं, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किस है? पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के संगठक में मुख्य तत्व क्या है? तो लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो यह दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तो यह प्रकाश वर्ष कहलाती है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है कहाँ? तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तर्षि हैं। आगे बढ़ते हैं, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल शब्द किसके लिए आते हैं? तो ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संबंध में ये शब्द आते हैं। श्याम बीवर क्या है? तो सिमट, जो तारा सिमट गया होता है उसे श्याम बीवर कहते हैं। अब देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल का भाग नहीं है कौन? निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने कहा? ये कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट है, सौर मंडल का निर्माण कब हुआ? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। हमारे सौर परिवार के संबंध में सही कथन क्या है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, ये सत्य है। सौर मंडलों में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच होते हैं तो कौन है? तो वह है बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति और शनि
मंगल और यूरेनस के बीच है। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार देख लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब बढ़ते क्रम में है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? तो यह बुध एवं शुक्र है। पृथ्वी स्थित है कहाँ? शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या है? तो यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये सत्य कथन है। आइए अब सूची 1-2 को मिलाना है, देख लेते हैं। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो यह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह देखें तो यह बुध है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से देखते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति बताना है। तो इसमें सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं कहाँ पे? तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण ग्रह पर विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का क्या अर्थ है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। नेक्स्ट है सही सुमेलन, देखते हैं ग्रह और सूची 1-2। यूरेनस क्या है? ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। हेली पुच्छल तारा है। मेराइनर एक कृत्रिम उपग्रह है। तो इस तरह इसको देखा। सूर्य देखते हैं अब। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ हैं वो गैस और प्लाज्मा के रूप में उपस्थित हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा यह उत्पन्न होता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को, यानी कि न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पश्चात मेघों के हिम स्फटिकों में। कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह पश्चात मेघों के हिम स्फटिकों में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो यह 3 जनवरी को होता है जिसे उपसौर कहते हैं। ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है, कितना बड़ा है? तो लगभग 109.2 गुना बड़ा है। चलिए सूर्य के बारे में देख लिया, बुध के बारे में देखते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है तो यह है बुध, लगभग 87.96 डे में लगाता है चक्कर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं तो ये हैं बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। सत्य कथन है, देखते हैं किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करती है, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट है शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वह शुक्र है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वह ग्रह जिसे भोर का तारा कहते हैं तो वो भी शुक्र है। कथन कारण देख लेते हैं। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। क्यों? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। पृथ्वी की नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली कौन ग्रह है? तो यह है शुक्र। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था, यह शुक्र के लिए भेजा गया था। तो मैगलन जो अंतरिक्ष यान है वो किसके लिए? तो शुक्र के लिए भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब पृथ्वी देखते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये इसका नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है कितना है? 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है।
चलिए कथन कारण दिया है, जिसमें कारण सही है इसे देख लेते हैं। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये सही है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, क्या है? श्यान द्रव। ठीक है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? तो यह 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इनमें से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो यह सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? तो लगभग 365.25 दिन लगते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वह कितना है? तो लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है, तो यह 27.83 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, क्योंकि यह दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर है। सत्य कथन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो ये सत्य कथन है। जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। नेक्स्ट पे आते हैं, सत्य कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है ये। ठीक है। दिन रात जिसके कारण होता है वो क्या है? तो वह है भू परिभ्रमण। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के अनुसार ही दिन रात होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ पे? तो यह भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुकी होना, ये मौसम बदलने का कारण है। नेक्स्ट पे आते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः दिल्ली शहर। दिन में दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ के दिशा में अधिक झुकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी, क्या होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ? किस अक्षांश पे? तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। चलिए अब कथन कारण के रूप में देखते हैं। तो इसमें 8 सही है, इसे देख लेते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड बना होता है, किससे? तो यह लौह और निकोल से क्रोड बना हुआ है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, और कौन सा ग्रह है? तो यह मंगल ग्रह के विषय में है। देख लेते हैं कथन कारण। कारण सही है, देख लेते हैं। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये सही है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वो कौन सा है? तो बर्फ छत्रकों और हिमसितित जल की उपस्थिति। ठीक है। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ये कौन सा है? तो यूरोपा पृथ्वी का यह बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। कब उतरा था? 25 मई 2008 को उतरा था। नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रहों के चंद्रमाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये गैलीलियो के द्वारा की गई थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह वरुण है। बृहस्पति का वलय किससे बना होता है? तो यह सिलिकेटों का बना होता है। नेक्स्ट है शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह 29.5 वर्ष लेता है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, तो वह कौन सा ग्रह है? वो शनि है। नेक्स्ट है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों बाद
अंतरिक्ष यान कैसरी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वह कौन सा है? तो वह कौन सा ग्रह है? वो शनि है। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वो कौन सा है? तो यह नेपच्यून है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो यह शनि है, 82 है उपग्रह इसके। अब देख लेते हैं अरुण, वरुण, प्लूटो। अब देखते हैं यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। ठीक है, यूरेनस कितना वर्ष लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो ये 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट है जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह प्लूटो है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं है? तो यह प्लूटो है जो ग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो यह वरुण है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका? प्लूटो का। तो निक्स एवं हाइड्रा जो है प्लूटो का उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, वर्ष कब रखा था? 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर कहाँ स्थित है? तो यह चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कथन कारण है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। यह बिल्कुल सही है, आर गलत है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण है, देख लेते हैं। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ये सही है। क्यों? क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ये दोनों ही सही हैं और इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, तो यह फुल मून को चंद्र ग्रहण होता है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के मुख्य कारण थे। ये था कौन से कारण? देख लेते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू पर होना, इस वजह से वो चमकदार था। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। तो जब अर्धचंद्र होगा तो 90 डिग्री का कोण होगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच। सौर मंडल में चंद्रमा क्या है? तो यह एक पृथ्वी का उपग्रह है। ब्लू मून परिघटना क्या होता है? तो एक ही माह में दो पूर्णिमा या जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है तो इसे ब्लू मून कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एक ही माह में दो पूर्णिमा होता है तो भी ब्लू मून होता है, या जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होता है तो इसे भी ब्लू मून कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी है? तो ये 3,84,400 किलोमीटर है। अब देख लिया ये चंद्रमा। अब नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में सही कथन क्या है, देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से तक बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्या अंतर होता है देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। धूमकेतु में गोचर दीप्तिमान पुच्छ होता है जबकि क्षुद्र ग्रह में यह नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धूमकेतु एवं उल्का। तो धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है। हेल बॉप नाम है किसका? पुच्छल तारे का या धूमकेतु का। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह कौन सा ग्रह था? तो यह बृहस्पति ग्रह था। उल्का क्या है?
तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश था उल्का। नेक्स्ट है पृथ्वी, इसमें अक्षांश देखते हैं। 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सा है, तो वह 45 डिग्री साउथ है, दक्षिण है। तो 45 डिग्री साउथ या दक्षिण एक सही स्थिति है, बाकी गलत है। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होती है तो विषुवत रेखा की, तो सबसे ग्लोब पर जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो विषुवत रेखा का होता है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो यह अंध महासागर में स्थित है। तो जहाँ पे प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु है वह कहाँ है, तो वह अंध महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित है, तो यह गिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ है, गिन्नी की खाड़ी में है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए अब देशांतर देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है क्योंकि यह कहाँ स्थित है, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, इसीलिए इसका 2 घंटा ग्रीनविच से समय आगे है। नेक्स्ट है जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजेंगे। कहाँ बजेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर पर बजेंगे। नेक्स्ट है यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच कितना समय अंतर होगा, तो यह 6 घंटे का समय अंतर होगा। नेक्स्ट है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है तो वह जगह कहाँ स्थित है, तो यह 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है वह कौन सा होता है, वह 180 डिग्री देशांतर होता है। नेक्स्ट है नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के जिस एक यामोत्तर में दिखाई दी वह कौन सा था, तो ये 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में था, ठीक है, 90.5 डिग्री पूर्व में था। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो वह प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है किन देशों से, तो कुल 9 देशों से गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन से, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में से गुजरती है। इतने 9 देशों से गुजरती है। इनमें से जिनका समय जीएमटी के समान है वह कौन सा है, तो यह है अक्रा, डबलिन, लिस्बन, ये जीएमटी के समान है इनका समय। नेक्स्ट है ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम क्या है, तो यह है जापान, फिर इराक, ग्रीस, फिर क्यूबा, फिर कोस्टारिका, ये है ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की देश। नेक्स्ट है जब IST यामोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो वह कौन सा स्थान है, तो 90 डिग्री वेस्ट होता है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे से एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, तो नगर का देशांतर क्या होगा, तो यह 87 डिग्री पूर्व में होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कथन कारण है, देख लेते हैं। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, ये सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यह भी सही है। नेक्स्ट है ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, वो क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा, तो 6:30 बजे सुबह होगा। वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, किसे, तो देशांतर को बनाना चाहिए। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, तो वो 45 डिग्री पूर्व में होगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 40030.2 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देख लेते हैं, कुल 13 देशों से गुजरती है। इन 13 देशों का नाम देख लेते हैं। तो यह है साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा अक्षांश है? तो यह भूमध्य रेखा है। इनमें से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन सा है? तो सिंगापुर है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं वो कौन सा महाद्वीप है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरता है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब नेक्स्ट पे आते हैं कर्क एवं मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश क्या होता है? तो ये 43 डिग्री होता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देख लेते हैं, हवाई द्वीप, मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, माली, मरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से गुजरती है। कर्क रेखा इन देशों से गुजरती है। अब देख लेते हैं मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो यह है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस में है, टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया से गुजरती है। इन देशों से मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। नेक्स्ट पे आते हैं दिन रात। तो चलिए इसे देख लेते हैं। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो वो कौन सा डेट होता है, कौन सा महीना होता है? तो 20 या 21 मार्च को होता है और 22 या 23 सितंबर को दिन या रात बराबर होता है। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह 21 या 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 20 या 21 जून को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 दिसंबर को होगा। और ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? तो यह 20 या 21 जून को होता है। नेक्स्ट है, वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो यह 21 जून को होता है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई है, तो उनका नाम था ओ स्मिड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो कौन सी विधि है? तो वो है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो यह है प्लेस्टोसीन से। प्लेस्टोसीन को महान हिमयुग कहते हैं। वह काल जिसको प्रायः लघु हिम काल माना गया है, तो वह है 1300 से 1870 के समय को। डायनासोर का काल कौन सा था? तो यह जुरैसिक कल्प 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ एवं 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त ये काल था। महाद्वीपों के अलग होने का क्या कारण है? विवर्तनिक क्रिया। नेक्स्ट है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है, वो कौन सा है? तो देख लेते हैं। यह है भारतीय उपमहाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसका क्या नाम था? इसका नाम पैंजिया था। नेक्स्ट में आते हैं, महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो वो कौन नहीं था? तो ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड के भाग नहीं थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल कौन सा है? तो लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व है। वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, तो यह है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र।
जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया था। वलन क्रिया परिणाम है किसकी है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट है पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये कौन कौन से जिम्मेदार हैं, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्व बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, इसको व्यवस्थित है देख लेते हैं, जमाव और कालक्रम। तो सिहावल जमाव कब हुआ था, तो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। पटपरा जमाव कब हुआ था, तो यह मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था। बाघोर जमाव कब हुआ था, यह उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। खेतौनही जमाव कब हुआ था, तो यह लघु पाषाण में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कवच वाले जीव आए, फिर पहला कीट, फिर पहला सरीसृप, फिर पहला स्तनधारी। नेक्स्ट है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है, ये प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। ठीक है, तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।